इस घर में रुपये के पेड़ नहीं लगा रखे हैं मैंने कि जब चाहूँ नोट तोड़ तोड़ कर तुम सब की हर इच्छा पूरी करता रहूं। जूतियों के नीचे दबकर 12 घंटे मुनी मगीरी करता हूँ उस सेठ की, तब जाकर एक दिन का अनाज इस परिवार के पेट में डाल पाता हूँ। वर्षों से दरक रही किसी वेदना का बांध अचानक आज ध्वस्त हो गया था। चोट खाए शेर की भांति दहाड़ उठे थे मुंशी जनार्दन प्रसाद। आंखों से चिंगारियां बरसने लगी थी। मन के अंदर फूटे वाला मुखी का खौलता लावा शब्दों के रूप में बाहर आकर सबको झुलसाने जलाने लगा था। उनकी पत्नी सुलोचना इस घटना से हतप्रभ थी। उसने आत्मीयता के शीतल जल से इस धधकती ज्वाला को शांत करने की भरसक कोशिश की और बोली, सब जानते हैं जी और समझते भी हैं कि कितनी मुसीबत से आप इस घर को चला रहे हैं। खाक समझते हैं। एक साधारण मुनीम की औलाद होने का उन्हें जरा भी एहसास है। नखरे तो ऐसे हैं इनके जैसे इनका बाप मैं नहीं, कोई कलेक्टर गवर्नर है। छी छी, अब इन बच्चों के साथ साथ आप मुझे भी गाली दे रहे हैं जी। कहाँ जाएंगे ये? अब आपसे अपनी ज़रूरतों को नहीं कहेंगे तो क्या दूसरे से कहेंगे? तो क्या करूं मैं? चोरी करूं, डाका डालूं या आत्महत्या कर लूं इनकी ज़रूरतों की खातिर? और यह सब तुम्हारी सह का नतीजा है। बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, बड़े आदमी बनेंगे, सिर ऊंचा करके जिएंगे। कुछ नहीं करेंगे ये तीनों, बस मुझे बेमौत मारेंगे। एक पल को पसर आए सन्नाटे के बाद दूसरे ही पल यह बवंडर बेटी विनीता की ओर बढ़ चला था। और तू, किसने कहा था तुझसे हर महीने फॉर्म भरने, परीक्षा देने के नाम पर पैसे उड़ाने को? कभी रिटेन, कभी पीटी तो कभी इंटरव्यू। हर महीने मेम साहब की सवारी तैयार रहती है, कभी दिल्ली, कभी पटना, कभी कोलकाता। तिरस्कार का यह अपदंश बिल्कुल नया था विनीता के लिए। बाबूजी का यह विकराल रूप उसे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। बड़ी बड़ी आंखों में पानी की एक परत उमड़ आई थी जिसे पलकों पर ही संभाल लिया था विनीता ने। भावनाओं की यह उमड़ घुमड़ सुलोचना की नज़रों से छिप नहीं सकी थी। कचोट उठा था माँ का दिल। देखिए, जो कहना है आप मुझसे कहिए ना। विनीता अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। एक जवान बेटी को भला इस तरह दुत्कारना अच्छा लगता है? हाँ, जवान हो गई है, तभी तो कह रहा हूँ कि क्यों बोझ बनकर जिंदा है ये मेरी जिंदगी में। किसी नदी तालाब में जाकर डूब क्यों नहीं मरती? कम से कम एक दायित्व से तो मुझे मुक्ति मिलेगी। बाबूजी की कड़वी बात से सर शव झंझना उठा था विनीता का। आहत भावनाएं इससे पहले कि रुदन बनकर बाहर आती, दुपट्टे से भींचकर दबा दिया था उसने अपने मुंह को। स्वयं को रोकते थामते सुलोचना भी बिफर उठी थी। कुछ होश भी है आपको? होश है तभी तो बोल रहा हूँ कि आज अगर इसकी जगह घर में बेटा होता तो कमा कर लाता, परिवार का सहारा होता। मगर यह लड़की तो अभिशाप है, एक अभिशाप। हद करते हैं आप भी। अगर यह लड़की है तो क्या यह इसका दोष है? हाँ, यह लड़की है, यही दोष है इसका। मुझ गरीब की कुटिया में सांसें लेकर इतनी जल्दी जवान हो गई, यह दोष है इसका। और इस घर में 3-3 लड़कियां ही पैदा की तुमने, यह दोष है तुम्हारा। कहते कहते मुंशी जी का स्वर रूंधने लगा था। आज पता नहीं क्या हो गया है आपको। आप जैसा धैर्यवान और समझदार इंसान भी ऐसी घटिया बात सोच सकता है, इस मानसिकता के साथ बोल सकता है? मैंने तो कभी कल्पना तक नहीं की थी। तो मैंने कब कल्पना की थी कि सीमित आय की ज़रूरतें इतनी असीमित हो जाएंगी? तुम ही बताओ कि खाने दाने के लिए अपनी पगार खर्च करूं या पेट पर पत्थर बांधकर इसके ब्याह के लिए रोकड़े जमा करूं? उस पर से इस लड़की की यह चोंचले की मुझे बड़ा अफसर ही बनना है। कंगले की ड्योढ़ी पर बैठकर आसमान झुकाने चली है। जब तक जिंदा रहेगी इस बाप की छाती पर बैठकर मूंग ही दलती रहेगी। और इसी के साथ फफक फफक पड़े थे
स्वयं मुंशी जी भी। मुंशी जी की यह हुंकार आर्तनाद बन इस कमरे में पसर गई थी और वहां खड़े हर व्यक्ति सन्नाटे की चादर को ओढ़कर खुद को इस हादसे का कारण मान बैठा था। विनीता इस बार दिल्ली से सिविल सर्विसेज का हस्ताक्षर दे आई थी। संतुष्ट तो थी ही इस परीक्षा से, मगर उसके भरोसे ही बैठ जाना, संघर्षों की इतिश्री करना ना तो बुद्धिमानी थी, ना ही उसकी मानसिकता। बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर का फॉर्म भरना था, कल 150 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना है उसे। बस इतना ही तो माँ से बाबूजी को कहलवाया था कि वह हत्थे से उखड़ गए थे। क्या क्या नहीं कह डाला उन्होंने। रितु और जानवी ने भी बाबूजी का ऐसा रौद्र रूप पहले कभी नहीं देखा था। दोनों अब तक भीतर ही भीतर काँप रही थी। इस हादसे ने विनीता की हर आकांक्षा, हर उम्मीद का गला घोट दिया था। सकते का आवरण ढीला पड़ते ही मनोबल और धैर्य भी साथ छोड़ गए थे। अचानक टीसने लगा उसका अंतर्मन। सुबकती सिसकती विनीता एक चित्कार के साथ रो पड़ी और इन असहाय परिस्थितियों का बोझ उठाए सरपट वह अपने कमरे की ओर भागी। चैन मिल गया आपको, दूर हो गया सारा पागलपन। क्या क्या नहीं कह डाला आपने विनीता को। एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा कोहराम। जवान बेटी है, इतना भी नहीं सोचा आपने? यदि उसने कुछ ऊंच नीच कर लिया तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे हम। सुलोचना के रूंधते गले ने शब्दों का दामन छोड़ दिया था। टपकते आंसुओं को पोंछती हुई वह भी कमरे से निकल गई थी। रितु और जानवी भी माँ के पीछे पीछे चल पड़ी थी। इस कमरे में अकेले मुंशी जी ठगे से रह गए थे। एक ऐसा दावानल जिसकी तपिश में झुलस कर सभी अपने उनसे दूर हो गए थे। आंखें अब भी नम थी। मुंशी जी खुद ब खुद ही बुदबुदा उठे थे। ताना मारेगी दुनिया, मुझ पर थूकेगी। एक मैं ही तो बचा हूँ सारी दुनिया में अकेला। सबका दोषी है ये मुंशी जनार्दन प्रसाद। 2,500 पगार पाने वाला, 3 लड़कियों का गरीब लाचार बाप। उधर कमरे में कुहनियों के बीच मुंह छिपाकर विनीता रोती ही जा रही थी। माँ का स्नेहिल स्पर्श भी आज उसे ममता विहीन लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह सचमुच एक लाश है, एक चेतना शून्य देह। कोई बाहरी स्पर्श, कोई अनुभूति, कोई संवेदना, कोई सांत्वना उसे अर्थहीन लग रही थी। बस कलेजे में रह रहकर एक हुक सी उठती थी और अविरल आंसुधार निकल पड़ती थी। सुलोचना ने खूब सहलाया समझाया था उसे। वस्तु स्थिति के इस पीड़ादायक धरातल पर बाबूजी की मनोदशा विश्लेषित करती हुई सुलोचना ने यह जताने की कोशिश की थी कि किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह अचानक बरस पड़ना कोई असामान्य बात नहीं थी। रितु और जानवी ने भी दीदी को बहलाने, गुदगुदाने, रिझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर सब व्यर्थ। जिज्ञासावश रितु ने माँ से एक संजीता सा सवाल पूछ ही लिया। माँ, लड़की होना क्या सच में एक सामाजिक अभिशाप है? नहीं बेटी, इस संसार में लड़की होकर पैदा होना बड़े सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। हाँ, औरत जाति नहीं रितु, गरीबी अभिशाप है। गरीबी, यह वाक्य सुलोचना का सिर्फ उत्तर ही नहीं बल्कि भोगा हुआ यह अर्थात था। शरद की सर्द रात, घर में एक अजीब सी खामोशी थी। रितु और जानवी तो गहरी नींद में थी, मगर विनीता, सुलोचना और मुंशी जी की बंद आंखों में शाम की घटना का असर अब तक भरा था। मुंशी जी बार बार करवट बदल रहे थे। सुलोचना ने जानबूझकर उन्हें छोड़ना उचित नहीं समझा था। कहने को तो मुंशी जी सब कुछ कह गए थे, मगर अब अवसादों ने उन्हें धिक्कारना शुरू कर दिया था। उनके मुंह से निकला एक एक शब्द उन्हें नागफनी के बड़े बड़े झाड़ में तब्दील होकर उनकी आत्मा तक को छलनी कर रहा था। मुंशी जी की आंखों के सामने विनीता का रोता बिलखता चेहरा जितनी बार घूम जाता उतनी बार वह कलप उठते थे। विनीता तो उनके दिल का टुकड़ा थी, उसे मर जाने तक को कह दिया उन्होंने। कैसे निकली यह बात उनकी जुबान से?
खुद को धिक्कारते हुए बिस्तर से उतरकर विक्षिप्तकों की तरह टहलने लगे थे मुंशी जी। बार बार एक ही यक्ष प्रश्न, आखिर कैसे हुआ यह हादसा? आत्मग्लानि की आग से पसीज उठा था उनका सर्वस्व। यह सोचकर अपने कमरे से निकल गए थे कि विनीता बिटिया को सारा अंत द्वंद्व, सारी व्यथा सुनाकर पश्चाताप कर लेंगे। इस बार मुंशी जी की व्यथा सुलोचना नहीं सह सकी। लौटकर बिस्तर पर उनके लौटते ही धीरे से उनके सीने पर हाथ रखा था सुलोचना ने। करवट बदलकर मुंशी जी ने भी देखा था। सुलोचना की बंद पलकों से सहानुभूति की बूंदें अब भी ढुलक रही थी। आँख लगी ही थी कि अचानक चिहुक कर जाग गई विनीता। बाबूजी का क्रोध एवं आवेश में फुफकारता चेहरा अब चेतन से निकलकर बार बार उसे डरा रहा था। प्रतिध्वनित हो रही थी वह उसके दिल में दरकाती बातें, जो उसके अंतस में बहुत दूर जाकर धंस गई थी। इस असहाय पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए विनीता कई कई प्रयास कर चुकी थी, पर सब बेकार। अचानक ही उसका चेहरा सख्त हो गया। आंखों में बेगानेपन का एक ऐसा मरुस्थल उतर आया था जहां मोह माया, वेदना संवेदना, मान अपमान के ना तो झाड़ झंखाड़ थे और ना ही आंसू अवसाद का कोई अस्तित्व। एक निर्णय ने उसके भय के सारे अंत द्रंधों को धो डाला था और दरवाजे का सांकल खोल अमावस की इस काली निशा में वह गुम हो गई थी। वह अपने घर से जितनी दूर होती जा रही थी, बाबूजी का स्वर अनुगुंज अंतस में और अधिक शोर मचाने लगा था। वह जल्द से जल्द उस पुल पर पहुंच जाना चाहती थी जहां नदी का अथाह पानी उसे इन तमाम पीड़ाओं से मुक्ति दिलाकर अपने आगोश में बहा ले जाता। दूर, बहुत दूर। इस धुन में उसकी चाल तेज और तेज होती जा रही थी। बाहर में गूंजते बाबूजी के शब्द, मरती क्यों नहीं, नदी तालाब में डूब क्यों नहीं जाती, बोझ है, अभिशाप है, और अंदर में जान दे देने की, खुद को मिटा देने की एक खींच भरी जिद। अचानक विनीता को लगा कि बाबूजी की आवाज़ के साथ साथ कहीं से कोई दूसरा स्वर भी घुल मिलकर आ रहा है। उसने थोड़ा थमकर उस आवाज़ को गौर से सुनने समझने की चेष्टा की थी। हाँ, कोई तो था जो दबे स्वर में उसे बार बार पुकार रहा था, विनीता, विनीता, विनीता। एक पल को ठिठक गई विनीता। पलटकर उसने चारों ओर देखा तो कोई नहीं था दूर दूर तक। तो फिर कौन है इस निर्जन वन में जो उसे आवाज़ दे रहा था? आत्महत्या करने जा रही हो विनीता? करीब आता स्वर सुनाई दिया विनीता को। विनीता ने खींचकर पूछा था, देखो, तुम जो भी हो मेरे सामने आकर बात करो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। आखिर कौन हो तुम? विनीता ने अपना मन कड़ा किया। मौत के जिस रास्ते पर तुम जा रही हो उसी रास्ते में मैं तुम्हारे सामने हूँ विनीता। कानों पर तो यकीन हो रहा था, मगर कहीं आंखें तो धोखा नहीं दे रही है उसे। पलकों को कसकर भींचा और झपकाया था विनीता ने। विस्फारित नेत्रों से इस अंधेरे की खाक छान रही थी वह। कुछ भी तो नहीं था आसपास। सामने खड़े हो तो दिखाई क्यों नहीं देते? इसलिए कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती। देखो, मैं ठीक तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया हूँ। देख रही हो मुझे? नहीं, मगर तुम चाहते क्या हो? कौन हो तुम? गहराते रहस्य ने विनिंदा की व्यग्रता को और उत्प्रेरित किया था। मुझे अनदेखा कर रही हो तुम? जरा दिल की गहराइयों में मन की आंखों से देखो विनीता। मैं जीवन हूँ। जीवन? कौन जीवन? मैं किसी जीवन को नहीं जानती। तुम जैसी समझदार लड़की के मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे पहचानो, मैं जीवन हूँ, तुम्हारा जीवन। बकवास बंद करो और हट जाओ मेरे रास्ते से। अदृश्य तत्व का स्वर फिर विनीता के कानों से टकराया था। ठीक है, तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, मगर मुझे बता दो कि क्या तुम सचमुच आत्महत्या करने जा रही हो? या? जी हाँ, मैं सच में आत्महत्या ही करने जा रही हूँ। पुल से नदी में कूदकर जान दे दूंगी। और कुछ? एक क्षण की खामोशी और फिर, अरे हाँ सुनो विनीता, जब तक तुम मर नहीं जाती तब तक क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ?
इस बीच बातें करते हुए तुम्हारा यह अंतिम सफ़र भी अच्छे से कट जाएगा। तो चलूँ तुम्हारे साथ? तुम आओ या जाओ, मुझे तुमसे मतलब, एकदम से भना कर बोली विनीता और एक झटके के साथ आगे बढ़ी तो अनजान रास्ता और उस पर से किसी अदृश्य रहस्य की उपस्थिति का आभास इसी घबराहट में किसी कटे पेड़ के ठूंठ से जा टकराई और दर्द से बिलबिला उठी थी। फिर वही आवाज़, चोट लग गई ना? बिना सोचे समझे तुम कितने दुर्गम रास्ते पर निकल पड़ी हो विनीता। मर नहीं जाऊंगी इन छोटी मोटी ठोकरों से, क्रोध के मनोवेग से चीखती हुई बड़बड़ाने लगी थी। बहुत चोटें सही है मैंने अपने कलेजे पर, मर तो नहीं गई मैं। हाँ मरूंगी, आत्महत्या करूंगी, मुझे चोट लगे, तुम्हें इससे क्या मतलब? नहीं, कोई मतलब नहीं, मगर मैं नहीं चाहता कि मरने से पहले तुम्हारे शरीर पर कोई चोट लगे, क्योंकि तुम्हारी चोट से मैं भी आहत होता हूँ। जानती हो विनीता, आत्महत्या में ऐसा भी होता है कि कई बार आदमी मर नहीं पाता, टूट फूट कर एक लंगड़े लूले अपंगता की जिंदगी जीता है। तब वह दोबारा आत्महत्या का प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि एक बार के प्रयास का कठोर एहसास जो उसे होता है, उसके बाद खामोश रहना ही उचित समझा था उसने। कदम और तेज हो गए थे उसके संकल्पित लक्ष्य की ओर। तभी जीवन ने फिर पूछा, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? इस तरह चुप रहकर आखिर कब तक वह इस आफत को टालती? गरज उठी, क्या बताऊं मैं, क्या दुखड़ा रोऊं मैं तुम जैसे अनजान अदृश्य गैर के सामने? यह बताऊं कि एक गरीब मुनीम के घर हम 3 बेटियां अभिशाप है, एक बोझ है हम, सबसे बड़ी बोझ मैं विनीता, एमए फर्स्ट क्लास फर्स्ट, मगर नौकरी के लिए मोहताज। मगर बेरोजगारी की समस्या तो सिर्फ तुम्हारे अकेले की समस्या नहीं है, यह तो एक आम सामाजिक बीमारी है जिससे हर कोई जूझ रहा है। हाँ, बेरोजगारी मेरे अकेले की समस्या नहीं है, मगर मैं एक समस्या हूँ, गरीब बाप की सर पर एक पड़ी एक बोझ। क्या तुम नहीं जानते कि समाज में मध्य वर्गीय लड़कियों के लिए कई वर्जनाएं हैं? बात बात में माता पिता की पड़ियाँ उछलती है, हर वक्त खानदान की इज्जत और भविष्य के सामने बदनामी, लोक लज्जा, मुंह चिढ़ाता समाज नजर आता है। और वैसे भी लोग एक मजबूर, जरूरतमंद, गरीब और जवान लड़की को सिर्फ देखते ही नहीं, बल्कि निर्वस्त्र के करके महसूस भी करते रहते हैं। लेकिन तुम हो कौन जो परत दर परत मुझसे सब कुछ जान लेना चाहते हो? मैंने कहा ना, मैं जीवन हूँ, तुम्हारा जीवन, बिल्कुल सत्य और संघर्षों से भरा हूँ। कोई मुझे प्यार का गीत समझकर गुनगुनाता है तो कोई पहेली, कोई जंग समझता है। मैं तो एक सच हूँ विनीता, मगर इतना कमजोर कि स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। मौत के क्रूर पंजे एक झटके में मुझे शरीर से अलग कर देते हैं, मेरी भौतिकता ही खत्म कर देते हैं। और जब जब अपने अस्तित्व पर मुझे खतरा महसूस होता है, लोगों के सामने आता हूँ, बातें करता हूँ, खुद को तसल्ली देता हूँ। आज भी तो इसीलिए आया हूँ तुम्हारे पास। मेरी रक्षा करोगी ना? विचारों की इस उमड़ घुमड़ में विनीता इतना गुम हो गई कि जंगल कब खत्म हो गया पता नहीं चला। सड़क पर और तेज कदमों से उस पुल की दिशा में बढ़ गई थी वह, जो अब ज्यादा दूर नहीं था। अचानक एक झटका सा लगा विनीता को कि इतनी देर से जीवन ने कुछ कहा नहीं। कहाँ गया हुआ? इतना चुप तो रहने वाला नहीं था वह, कहीं चला तो नहीं गया अचानक? सुनसान रात में जिस भय की उपस्थिति से भी नहीं घबराई थी विनीता, अचानक उसके ना होने की कल्पना मात्र से कांप गई थी वह एक हाँक लगाई थी विनीता ने। जा जा जीवन, मिस्टर जीवन, चले गए क्या? गलत सोच रही हो विनीता, मैं तो तुम्हारा जीवन हूँ और तुम्हारी खातिर मौत से भी लड़ने को तैयार हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तो तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब मुझे यह विश्वास हो जाएगा कि मौत की गोद में तुम गहरी नींद सो गई हो। अच्छा, फिर तुम गायब कहाँ हो गए थे? गायब तो नहीं, हाँ चुप जरूर हो गया था। क्यों, मेरा चुप हो जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अब क्या जवाब दे विनीता इस प्रश्न का? एकदम से कोई बहाना नहीं सूझ रहा था उसे। ऐ विनीता, सच क्यों नहीं कहती
कि तुम्हें मुझसे यानी अपने इस जीवन से प्रेम हो गया है। अचानक ठठाकर हंस पड़ी विनीता, कुछ ऐसा कि एक क्षण तक कुछ बोल नहीं पाई। किसी तरह खिलखिलाते हुए एक एक शब्द जोड़ जोड़कर बोल पड़ी, वाह तुम्हारा मतलब प्यार। और इसी के साथ हंसती हुई वह दोहरी होती जा रही थी, हंसो विनीता, इतना हंसो कि अवसाद का अंधेरा छट जाए, निराशा भरी इस निशा का अंत हो जाए, आशा की एक नई सुबह आए, उम्मीदों की किरणें फूटे, उमंग और उत्साह के पक्षी चहचहाने लगे। हाफती हुई विनीता ने स्वयं को कुछ नियंत्रित किया और आंखों की नमी को पोंछती हुई कह उठी थी, पता नहीं मैं इतना क्यों हंसने लगी, इसलिए कि तुम्हारा जीवन बहुत प्यारा है। वह तुम्हें हंसाना चाहता है, जिंदा देखना चाहता है, क्योंकि जीवन ही हंसी है, खुशी है, आशा है, प्रेम है और मौत निराशा है, खामोशी है। विनीता ने गंभीरता ओढ़ ली थी, लेकिन जीवन गंभीर नहीं था। उसने एक के बाद एक कई सवाल कर डाले। अच्छा विनीता, यह तो बता दो कि तुमने अपने घर वालों के नाम कोई संदेश, कोई चिट्ठी छोड़ी है या नहीं? तुम्हारे इस तरह चले जाने से क्या बीतेगी तुम्हारी माँ बाप पर? बहनें क्या सोचेंगी? इस बारे में भी तुमने कुछ सोचा है? वह बेचारा मुनीम क्या तुम्हारी मौत और समाज की उठती उंगलियों को एक साथ झेल पाएगा? सच के एक एक बड़े पत्थर बार बार जीवन व्यवहारिकता के उस तालाब में फेंक रहा था, जिसकी ऊपरी परत पर बर्फ का एक बड़ा आवरण पसर गया था। ऐसा भी नहीं था कि बर्फ के नीचे का पानी हिलोरे नहीं ले रहा था। क्षोभ की तरंगें उठ रही थी विनीता के अंतस में भी, पर सोच लिया था उसने कि अब किसी बात की कोई सफाई नहीं देगी। वाह विनीता वाह, जिंदगी भर तुम्हारी खुशी के लिए जीते मरते तुम्हारे बाप ने अपने दिल का बोझ कम करने के लिए दो कड़वे बोल बोल दिए, जो तुम्हें इतने चुभ गए कि अब आत्महत्या करके यह जताना चाहती हो कि एक बेटी के बाप को हर वक्त पश्चाताप की आग में ही जलते रहना चाहिए। अरे वह तो एड़ियाँ घिस घिस कर तुम तीनों बहनों की शादी करने और गृहस्थी बसा देने के बाद ही मरेगा, मगर तुम अभी से ही उसे जीते जी क्यों मारना चाहती हो? सोच लो विनेता, तुम्हारी मौत की खबर पाकर, जमाने के ताने सुनकर तो तुम्हारे पिताजी किसी सेठ की ड्योढ़ी पर मुनि मगिरी के लायक भी नहीं रहेंगे। फिर क्या तुम्हारा बाप मुंशी जनार्दन प्रसाद किसी मंदिर या रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगेगा? क्या तुम्हारी माँ सुलोचना देवी इस बुढ़ापे में पेट के लिए घर घर जाकर झाड़ू बर्तन चूल्हे चौके का काम करेगी? रितु और जाह्नवी अपनी तमन्नाओं को गला घोट कर किसी नाच निगराने वाली गली के कोठे की जिन्नत बनेगी? ऐसी सख्त पत्थरों की वार से दरक गया था विनीता का मन। बर्फ का आवरण था, कोई लोहे का चादर नहीं। बिलबिलाकर बाहर आ गया था। भीतर का सारा गुबार झल्लाकर चीख पड़ी थी विनीता, अपना फैसला सुनाते हुए, जो जहन्नुम में जाए। कोई जिए या मरे मुझे क्या, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि लड़की होना अभिशाप है और मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर खुद को इस अभिशाप से मुक्त करना चाहती हूँ। सुन रहे हो तुम? मैं खुद को मार देना चाहती हूँ। और इसी झल्लाहट में पुल के आखिरी किनारे पर अपना कदम बढ़ा गई थी विनीता। जीवन भी चुप नहीं था, जताना चाहता था कि सचमुच जिंदगी की आखिरी सांस तक वह उसके साथ है। उसकी आवाज़ अब भी गूंज रही थी, विनीता, जीवन एक जंग है, इससे भागने वाले कायर कहलाते हैं। जिनमें विश्वास, उत्साह, साहस और लगन होती है, वह मौत को थथा बताकर जीवन को गले लगाते हैं, निराशा को नहीं आशा के गले लगाते हैं। वैसे तुम आत्महत्या कर रही हो तो करो, मगर मुझे यकीन है कि अनिश्चितताओं और हताशा के अंधेरे में भी राह दिखाने के लिए एक विनीता जरूर जगमगाती रहेगी। याद रखना, इस रात की भी एक सुबह जरूर होगी। इस निशा का अंत होगा विनीता, हर रात की सुबह होती है। उस रात की भी सुबह हुई और सूर्य भी कब सिर पर चढ़ आया पता नहीं चला। मुंशी जी घर में
व्याप्त खामोशी के किसी ने झंझोड़ा था। शांकल पीट पीट कर खटखट खटाखट आंखों पर चश्मा चढ़ाते मुंशी जी ने थके कदमों से चलकर दरवाज़ा खोला था। पोस्टमैन लिफाफा थामे बड़बड़ाया, रजिस्ट्री डाक है, लीजिए और यहाँ दस्तखत कर दीजिए। लिफाफे में से कागज़ निकालकर पढ़ते ही मुंशी जनार्दन प्रसाद की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। सहसा विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मुंशी जी को उस आशय पर जो इस पत्र में लिखा था, झुरझुरी लेकर स्वयं को सामान्य किया तो आंखें बरस पड़ी। रूंधे गले से भावातिरेक में उन्होंने पुकारा, अजी सुनती हो? सुलोचना, रितु, जानवी, जानता था मैं एक विनीता एक ना एक दिन जरूर कुछ ऐसी करेगी। अरे सुनती हो सुलोचना? बाबूजी का इस तरह सुबह सुबह चिल्लाना सबको एक घबराहट दे गया था। बदहवासी के कुछ ऐसे ही आलम में सभी दौड़ते कूदते बाबूजी के पास आ गए थे। सुलोचना, रितु, जानवी सबकी आंखों में एक सवालिया निशान और मन में बेचैनी थी कि आखिर क्या हुआ। बाबूजी बच्चों की भांति बिलखते हुए बोले, कितना गलत कहा था मैंने सुलोचना। काश इतनी कड़वी बातें उसे कल ना कहता तो इतनी आत्मग्लानि, इतना पछतावा तो मुझे नहीं होता। विनीता, विनीता, कहाँ हो विनीता? जी मैं यहाँ हूँ बाबूजी। कमरे के अंदर दरवाजे की ओट से लगी विनीता सामने आकर खड़ी हो गई थी। बाबूजी के बचे खुचे शब्द विनीता के करीब आते ही तरलता में परिवर्तित होकर मुंह के अंदर ही उमड़ने लगे थे। क्या कहे, कैसे कहे? बाबूजी की इस भाव विह्वलता को देखकर विनीता की आंखें अपने आप छलक आई थी। बेटियां कभी भी किसी माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होती है। आज विनीता की मेहनत ने साबित कर दिया था। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।